सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबर के साथ मैं हूँ महाविश निसार और हम बात करेंगे एक ऐसा अहम इशू जिसका कि सबको इंतज़ार है कि आखिर कब इंतखाबात की हतमी तारीख हमारे सामने आएगी, भले वो सियासी जमातें हों या फिर आम आवाम हो या कारोबारी तबका हो। सबको इस बात का इंतज़ार है कि आखिर कब पाकिस्तान में आम इंतखाबात होंगे, क्योंकि 2023 को आम इंतखाबात का साल समझा जा रहा था। अब मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं जिनकी वजह से इंतखाबात में ताख़ीर भी हो सकती है या फिर इंतखाबात अभी तक नहीं हो पाई हैं, जिसमें हल्का बंदियाँ हैं, नए सिरे से मरदमशुमारी है। और फिर एक और जो चीज़ देखने में आई है कल से कि इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत से मिलने से, मुलाकात से इनकार कर दिया है और उनका ये कहना है कि सदर का मज़ीद इख्तियार नहीं है इस मामले में कि वो अपना किरदार अदा कर सकें या फिर वो इलेक्शन की तारीख दे सकें। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद मेहमान हैं, आप साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हैं और एडवाइज़र हैं आपके टिकर सीएम पंजाब के कमर दिलशाद साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सेनेटर PMLN गौस नियाजी साहब जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन एनालिस्ट उसामा गाजी भी हमारे साथ होंगे। तो सबसे पहले कमर दिलशाद साहब से बात करते हैं। कमर दिलशाद साहब, आप क्या समझते हैं, क्या वजह है कि 2023 के भी बिल्कुल दिसंबर तक एक्सपेक्टेड है कि इलेक्शन होंगे, लेकिन ये भी हतमी नहीं है और बहुत सी सियासी जमातें जिसमें कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ, सर-ए-फहरिस्त जमात इस्लामी इसमें बहुत ज़्यादा मुस्तिद थी कि इंतखाबात होने चाहिए और अब हो जाने चाहिए थे। लेकिन अब इलेक्शन से पहले मरदमशुमारी और हल्का बंदियों के लिए जो एक सामने मुतालबा भी आया है, लेकिन अभी तक ऑन ग्राउंड इस पर काम शुरू हुआ अमली तौर पर दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, आप अपनी टीम को भेजें ना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, आपको दिखाई देगा, हर चीज नजर आएगी। सबसे पहले अहम बात मैं आपके बोल टीवी का चूंकि बहुत बड़ा नाम है और इंटरनेशनल तौर पर बोल को सुना और देखा जाता है, उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, ये सबसे बड़ी अहम खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो बड़ा खुश आइन और मुस्बत कदम उठाया है वो ये किया है कि हल्का बंदियों के साथ साथ इंतखाबी फरिश्तों की नजरसानी पर भी काम हो रहा है। और इस लिहाज से हल्का बंदियां जब गजट नोटिफिकेशन जो जारी करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 14 दिसंबर को, तो 14 दिसंबर को ही नई इंतखाबी फरिश्तों का भी गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। यानी बैक वक्त काम हो रहा है, हल्का बंदियां भी की जा रही है और इंतखाबी फरिश्तों की तैयारी भी साथ साथ शुरू कर दी है बैक वक्त। और इसलिए हल्का बंदियों को जो है वो उन्होंने इंतखाबी फरिश्त के साथ ही मुंसलिक कर दिया है। तो आपको ये सुन के बड़ी हैरानगी होगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बड़ी, अभी आपको सही तरीके से इतला दे रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 15 या 16 दिसंबर को इलेक्शन शेड्यूल जारी कर देगा। इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 57 के तहत और मुल्क में आम इंतखाबात का इनेकाद फरवरी के 10 फरवरी से के अराउंड अबाउट पर तकरीबन 15 फरवरी से पहले और 10 फरवरी के बाद जो है वो आपके आम इंतखाबात का इनेकाद हो जाएगा। और यही फैसला हुआ है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के दोनों हल्कों से मालूम हुआ है कि वो ताकि जो सेनेट की जो सीटें 11 मार्च को खाली हो जाएगी तो सेनेट के इलेक्शन को भी मुतासर नहीं होगा और इलेक्टोरल कॉलेज जो है पाकिस्तान के वो मुकम्मल हो जाएंगे 6 इलेक्टोरल कॉलेज। तो ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बड़ा पेशरफ की है, बड़ा अहम कदम उठाया है। वरना ये खबरें आ रही थी, नई खबरें मैंने आपको कई टीवी चैनल बताया था कि अगर इंतखाबी फरिश्ते हल्का बंदियों के बाद शुरू की तो 3 महीने का अरसा लगेगा। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने हल्का बंदी और इंतखाबी फरिश्तों को साथ साथ बैक वक्त काम शुरू कर दिया है और ये तमाम मामला जो है ये 14 दिसंबर को खत्म हो जाएंगे। और इसके बाद 14 दिसंबर के फौरन बाद किसी वक्त भी हल्का बंदियों के फौरन बाद इंतखाबी फरिश्तों के फौरन बाद जो है इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया जाए। सही, हमारे साथ ही रहिएगा कमर दिलशाद साहब। हमें सेनेटर गौस नियाजी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गौस नियाजी साहब, आप क्या समझते हैं जो अब इंतखाबात का सब पूरी कौम पूरी आवाम इंतज़ार कर रही है,
किस बात की देरी है आखिरकार? क्या अब हल्का बंदियों का हम देखेंगे, पहले हल्का बंदियां हो जाएं या फिर मरदमशुमारी होगी तो हल्का बंदियां होंगी डेफिनेटली? और मियां साहब के वापस आने की भी अभी जो ताज़ा तरीन खबर कुछ लम्हे पहले, कुछ मिनट पहले हमारे तक पहुंची कि वो 15 अक्टूबर तक वापस पाकिस्तान तशरीफ ले आएंगे। तो आपको लगता है कि मियां साहब आ जाएंगे और फिर एक, क्योंकि मुस्लिम लीग नून भी एक बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान की, तो फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से इंतखाबात की जानिब जाएंगे और फिर हतमी तौर पर इंतखाबात का इनेकाद होगा? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। हमने हमारी यही ज़ाहिर है, हम पॉलिटिकल पार्टी, सियासी पार्टी हैं और हमने अपनी इलेक्शन कैंपेन लॉन्च करनी है। तो हम इस मौके पर मियां साहब को बुलाएंगे जिस वक्त हमारी पार्टी को बहुत ज़्यादा फायदा हो। तो एक हम मतलब अपनी जब इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे, जब वो आएंगे तो इंशाअल्लाह उनका एक बड़ा पुरतबाद इस्तकबाल होगा और वहीं से हमारी इंतखाबी मुहिम जो है वो शुरू हो जाएगी। तो बाकी हम तो कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन से हम दरख्वास्त भी की है कि जितना शॉर्ट टर्म में हल्का बंदियां और ये वोटर लिस्ट बना लें ताकि जल्दी इलेक्शन में जाया जाए। फरवरी तक तो इंतजार किया जा सकता है, इससे ज़्यादा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। और आपको पता है कि सेनेट का इलेक्शन भी अब 5-6 मार्च को होते हैं, 3 साल बाद वो भी होने हैं। तो अगर जितना जल्दी हो जाएगा, सेनेट के इलेक्शन भी हो जाएंगे, दूसरे इलेक्शन भी हो जाएंगे तो मुल्क के बहरान से बच जाएगा। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम हर सूरत जो है, या इलेक्शन के पीछे में डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी जो है वो हल्का बंदियां और वोटर लिस्ट खिंचाई के काम करता है। लेकिन जैसे कंवर साहब कह रहे थे, तो वो भी इलेक्शन कमीशन को भी इस चीज़ का एहसास है और वो डे नाइट काम करके इनको मुकम्मल करेंगे। देखो, हमारा जो नई मरदमशुमारी पे हल्का बंदियों का जो इसरार है वो इसलिए नहीं है। एक तो वो एक आईनी है, आर्टिकल 61 है, जिसके साथ एक दफा मरदमशुमारी हो जाए तो फिर उसी मरदमशुमारी पे इलेक्शन होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मरदमशुमारी पे तमाम सियासी पार्टियों का इत्तेफाक है। तो ये एक अच्छी बात है कि इसके जो रिजल्ट आएंगे तो उस पर कम अज कम लोगों को इत्मीनान होगा कि ये हमारी सही मरदमशुमारी है, सही वोटर लिस्ट थे। 17 की तो आपको पता है कि सिंध वाले कितने नाराज थे, वो तो हमने फिर करने पे हमें आईनी तरमीम की थी, उसके बाद इलेक्शन हुए थे। तो इस पे तमाम सियासी पार्टी का जो इत्तेफाक है, तो इसलिए जो भी रिजल्ट आएंगे तो उसमें जो है तमाम को काबिल कबूल होंगे। ये एक चीज अच्छी चीज है। तो उसके लिए अगर हम महीना डेढ़ लेट हो जाते हैं या 2 महीने लेट हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में कोई फर्क नहीं है। इससे पहले भी 2 मौकों पे आपको पता है कि आपको नहीं लगता गौस साहब के मरदमशुमारी हो सकती थी 6 महीने पहले भी, साल के शुरू में भी की जा सकती थी, ताकि हल्का बंदियां अब तक मुकम्मल हो चुकी होती और जो कौम है वो इंतखाबात के लिए तैयार होती, इंतखाबात की जाने बढ़ते हैं हम फाइनली थी और ये 10-12 अप्रैल तक खत्म होनी थी। 10-12 तक हुई तो आपको पता है कि MQM और दूसरी सियासी सिंध की जो मकामी पार्टियां उनकी तरफ से एतराज आ गया कि नहीं जी हमें सही नहीं गिना गया। तो उसके लिए उन्होंने फिर जाहिर है हमें 15-20 दिन और बढ़ाना पड़ा। उसके बाद भी फिर उनका नहीं हो तो फिर 15-20 दिन और पड़ा। फिर इदारा शुमारियात ने उनको काउंट किया और फिर हमें जो हुकूमत को जो लिस्टें तैयार करके दी हैं वो उन्होंने जुलाई में दी हैं। तो ज़ाहिर है उन लिस्टों के आने के बाद ही हमने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाया। उसमें ये सब चीज़, इसमें तमाम से मतलब उसमें 12 पार्टी को इत्तेहाद है, उनके नुमाइंदे थे, वज़ीर आला सिंध थे, वज़ीर आला बलूचिस्तान थे और निगरान वज़ीर आला दोनों सूबों के थे। तो उसमें सारे की जो नुमाइंदगी पार्टी की नुमाइंदगी थी और सब ने इत्तेफाक किया कि इस मरदमशुमारी पे इलेक्शन कराए जाए। तो हमारी तो कोशिश है कि सबको साथ लेके चला जाए और अल्लाह करे ऐसी हुकूमत है इलेक्शन के नतीजे में तो तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम सियासी पार्टी को साथ लेके चले, क्योंकि हमारा मुल्क 3 बहरानों में गिर चुका है। अल्लाह पाक हमारी मदद करे और सब पे मिलजुल के मसले को, पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालना है। आमीन। गौस साहब हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे एक जरूरी सवाल मुझे करना है, लेकिन कमल रिशाद साहब से पहले बात कर लेते हैं। कमल साहब, जैसे कि आपने बताया और जैसे कि हम देख भी रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बहुत मुतहरिक है और बहुत पॉजिटिवली उनकी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द ये तैयारियां मुकम्मल हो, हल्का बंदियां हो जाएं और हम इंतखाबात की जानिब बढ़ सकें। आपसे जो मैं जानना चाहूँगी कि क्या इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां अदा करने के बाद, तैयारी मुकम्मल करने के बाद सियासी जमातों को इंतखाबात की तारीख देगा या फिर तमाम तर जो सियासी जमातें हैं
वो मिलजुल कर एक तारीख डिसाइड करेंगी और फिर इंतखाबात की जानिब इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जाएगा। कमर गालिबन हमारे साथ नहीं है, उसामा गाजी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे इस बारे में बात कर लेते हैं। उसामा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यही सवाल मैं आपसे करूंगी कि इलेक्शन कमीशन की जिस तरह से कि कमर दिलशाद साहब ने बताया कि बहुत मुतहरिक है, बहुत सरगर्म है, पॉजिटिवली वो इलेक्शन के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं जैसे कि हल्का बंदियाँ, उस पर बड़ी सरगर्मी से काम हो रहा है, तो क्या आप इलेक्शन कमीशन अपना होमवर्क मुकम्मल करने के बाद सियासी जमातों को तारीख देगा या फिर सियासी जमातें खुद डिसाइड करेंगी और इलेक्शन कमीशन को बताएंगी कि भाई इस महीने इस तारीख में इंतखाबात होने चाहिए? जो ट्रैक रिकॉर्ड है इलेक्शन कमीशन का वो तो बड़ा मायूस कुन है। इससे पहले भी आप देखिए कि हमने हर तरह का बहाना देखा इलेक्शन कमीशन की तरफ से। पहले इन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में हम तो तैयार हैं, गवर्नर तारीख दे दे, अच्छा जी वो सदर तारीख दे दें। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी हमारे पास रकम हमें नहीं दी जा रही। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, जब रकम का इंतजाम हुआ तो उन्होंने रिव्यू में चले गए कि जनाब अमनो अमान की सूरत हाल बड़ी खराब है, इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए, और खुद से फिर इन्होंने अक्टूबर की तारीख दे दी। अब तो वो अक्टूबर से भी निकल गए हैं खुद इलेक्शन कमीशन। और अगर बाइख्तियार है तो वो भी कोई बात कर सकता था कि जनाब ये हल्का बंदी हुआ क्या है, कितनी देर में हो सकती है, और इसमें कोई इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं है, इतना वक्त नहीं लगना, क्योंकि आपने सीटें तो चेंज नहीं करनी, सीटों की तादाद तो कौमी असम्बली में बढ़नी नहीं है। लेकिन बहरहाल पहले भी इन्होंने यही किया पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। अब अक्टूबर की तारीख से बाहर निकल गए। तो मुझे तो लगता है कि इलेक्शन कमीशन चाहता है कि जो जमातें हुकूमत में रही हैं, जिस तरह से हमने देखा कि उन्हीं के जो वकला हैं, मिसाल के तौर पर नून लीग के वकला वही इलेक्शन कमीशन के वकला होते हैं, उन्हीं की सोच में इलेक्शन कमीशन नजर आती है। इरफान कादिर साहब काबीना में होते हैं, इस्तीफा देते हैं, इलेक्शन कमीशन के वकील बनते हैं, फिर दोबारा काबीना में चले जाते हैं, तो सोच वही नजर आती है। तो इस वक्त जो हमें नून लीग की सोच नजर आ रही है वो ये है कि इलेक्शन डिले किया जाए। आप देख रहे हैं कि इस वक्त पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है बिजली के बिलों की वजह से। अभी गैस के बिल आने हैं 50%, उसमें इजाफा हो चुका है। चीनी 172 रुपए किलो पर चली गई है। तो लगता यह है कि जो हुकूमत में जमातें रही है जिनकी वजह से आज ये हालात है, तो वो चाहती है कि इलेक्शन अभी फौरी तौर पर ना हो, और इलेक्शन कमीशन भी उसी तरह के काम करता है। अच्छा, हम उसामा सेनेटर गौस नियाजी साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं कि नून लीग क्यों ताख़ीर चाह रही है, जबकि नियाजी साहब तो कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं कि इलेक्शंस हों, हम इसके ना सिर्फ के हामी हैं। पहले तो एक सवाल मेरा आपसे ये है गौस नियाजी साहब कि आज इलेक्शन कमीशन से मुलाकात रही है PMLN की, तो क्या तय हुआ, क्या बातचीत हुई, किस नतीजे पर पहुंचे? हमारी टीम ने जो मुझे पता चला है वही यही तय किया कि हम अगरचे आपके मुताबिक 120 डेज में ये सी मुकम्मल होगा, लेकिन हमारी ये दरख्वास्त है कि इसको जल्दी मुकम्मल की जाए। 14 दिसंबर से आप 10-15 दिन पहले 1 दिसंबर तक करें। हम ये रिक्वेस्ट की है कुछ स्टाफ हायर करें जो भी हो, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जितना जल्दी इलेक्शन होगा मुल्क उतना जल्दी क्राइसिस से निकलेगा। जो जिस तरह की सिचुएशन है, आपको पता है कि इस वक्त तो निगरान हुकूमत है, लेकिन हर सारी चीजें जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं। डॉलर करे देखें और इकोनॉमिकल जो इशारी है वो भी, स्टॉक एक्सचेंज देख लें, सब कुछ देखिए, सारे लोग देख रहे हैं, वेट एंड सी देख रहे हैं। कोई मतलब इन्वेस्टर है बाहर से नहीं, वो नहीं आ रहा, जो वो आके तो बैठा है कि जी नेक्स्ट हुकूमत कौन सी आती है, उनके साथ उसका क्या रुझान होगा, हमने किस तरह इन्वेस्टमेंट करनी है, ये सारी चीजें देखते हुए हम समझते हैं। देखो, हम तो पहले 3 दफा हम हुकूमत ले चुके हैं, 3 दफा मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज साहब जो 4सी दफा हुकूमत ले चुके हैं। उनको पता है कि कैसे मुल्क को आगे ले जाना है, तजुर्बाकार ज्यादा है, और माशाल्लाह उनके दौर में मुल्क में बहुत बड़ी तरक्की की है हर शो में। तो वो भी यही यही सोच है कि इलेक्शन जल्दी किया जाए, लेकिन इलेक्शन फिर 18 की तरह ना हो। हमारी ये कोशिश है कि ताकि फिर ऐसा इलेक्शन हो जिसपे तमाम सियासी पार्टियों का एतमाद हो। अगर पुराने हल्का बंदे पे करते हैं तो फिर तवज़ात होंगे। 18 वाली सूरत हाल में 18 में क्या हुआ, पूरा 18 से लेकर 23 तक हमारा मुल्क क्राइसिस में रहा। उसकी बड़ी वजह तो इमरान खान और दीगर अलाइज थे, जो इमरान खान इस मुल्क को एक बनाना स्टेट बनाया हुआ था, वो वजीर आज़म है। ये तो बार बार सुनने में आता है गौस नदी साहब के इलेक्शन मुतनाज़िर रहे, 13 के भी जो इलेक्शन से 2013 के उन्हें भी मुतनाज़ी कहा जाता था, 18 वाले भी मुतनाज़ी रहे, और जो भी हुकूमत आती है वो पिछली हुकूमत के बारे में ही कहती है कि पाकिस्तान को तो फलां हुकूमत ने बनाना स्टेट बना दिया। ये क्या मामला है और क्यों? अब देखिए ना, हमारे दौर में सिर्फ इमरान खान ने इतराज़ किया था 13 के इलेक्शन में कि 35 पंक्चर लगे हैं और 4 हल्के खोल लो, जो 5 हल्के खोलो। अब जो 35 पंक्चर थे, बाद में इमरान खान ने खुद स्टेटमेंट दी कि जी मैं वो तो मेरा एक सियासी बयान था। अच्छा। यानी कि उनको एतमाद था सिर्फ सियासी इशू बनाने के लिए कि मुझे हराया गया है, एक सियासी पॉइंट सिक्योर के लिए उनको बयान दिया था। और फिर 4 हल्के वो खोले भी गए थे।
और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका नोटिस लिया था। सुप्रीम कोर्ट में भी वो जो है सही साबित हुए थे, तो उनका इतराज जो था वो बेजा था। 18 में तो सब चीज़ अब सामने आ रही है, बाद में स्टेटमेंट्स आप देख रहे हैं। हमारे जो मुख्तदिर इदारे हैं उनकी तरफ से जो रिटायर्ड उनके जर्नैल साहबान हैं उनकी स्टेटमेंट देख रहे हैं कि हमने इसको इमरान खान को लाने में हमारी गलती थी। इमरान खान को लाने तस्लीम किया इस पर, तो वो सही। अच्छा गौस साहब साथ ही रहिएगा, उसामा भी हमारे साथ हैं। उसामा, मैं आपसे ये बात जानना चाहती हूँ, आज फिर अभी कुछ लम्हे पहले जो ताज़ा तरीन खबर आई लंदन में होने वाली बैठक के हवाले से कि अब ये डिसाइड हुआ है कि मियां नवाज शरीफ साहब 15 अक्टूबर को पाकिस्तान तशरीफ ले आएंगे। इससे पहले सितंबर की तारीख थी, तो क्यों ताखीर हो रही है या क्यों डेट्स चेंज हो रही हैं बार बार, क्या वजह हो सकती है? मुल्क के हालात मेरा ख्याल है इस वक्त मुनासिब नहीं है कि मियां साहब वापस आए, क्योंकि इस वक्त तो एहतजाज हो रहा है, हर शहर में एहतजाज हो रहा है, मसाजिद के बाद नमाज जुमा के बाद एहतजाज हो रहा है। और अभी जाहिर है कि जो नया सेटअप आया है इसमें भी अहद चीमा साहब हों या उमर साहब साहब हों, ये लोग हमने काबीना में पहले भी देखे हैं, तो अभी तो लोगों का गम गुस्सा नजर आ रहा है। तो फौरी तौर पर हालात ऐसे नहीं है शायद कि मियां साहब आ सकें। फिर जिसको कहते हैं जीरो चांस हो चुका है या गारंटी मिल चुकी है, जो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं, उसमें भी शायद कुछ अभी कमी बेशी रह गई है और उस वजह से भी। और दूसरा भी वहां पर यही देखा जा रहा है कि इक़्तिदार में आने के लिए किस तरह से हो सकता है। मियां साहब जो हैं उनके लिए जो केसेस हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, यानी यहाँ उनको बाहर रहते हुए पहले केसेस खत्म हो चुके हों कि जी तमाम केसेस उनके खिलाफ जितने भी थे वो सारे गलत थे, सारे खत्म है, फिर वो उसके बाद आए, बजाय इसके कि पहले वो आए और केसेस खत्म हो नहीं। और फिर माहौल भी कुछ ऐसा बेहतर बन जाए उनके लिए, कोई नया वो बयानिया बना सके, तो उसके लिए आए। क्योंकि तो समझ नहीं आ रही कि वहां पर तो डिस्कशन सिर्फ मियां साहब के लिए हो रही है, इक़्तिदार में आने के लिए हो रही है। जो महंगाई का यहाँ तूफान है, लोग बिल नहीं दे पा रहे, उसके हवाले से तो कोई बात नहीं हो रही। बहुत शुक्रिया उसामा गाजी और सेनेटर गौस नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया। कुछ मजीद ताज़ा और अहम खबरों पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और आज की जो कोर्ट की ताज़ा खबर है उसकी बात करते हैं। अहद चीमा केस के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई और अदालत ने क्या जवाबात दिए और अदालत की जानिब से किस तरह से इजहार किया गया। अहद चीमा केस में अदालत का आज ये कहना था कि 3 साल के बाद दोबारा इन्वेस्टिगेट करने पर क्या नैब को आज ये मालूम हो रहा है कि अहद चीमा बेकसूर हैं। और अदालत ने काफ़ी बरहमी का भी इजहार किया है कि 24 बार हाई कोर्ट ने इल्तिमा मांगा था अहद चीमा केस में, 3 साल उन्हें रखा गया कैद में। ये किस तरह का रवैया है, इंसानी हुकूक पर भी सवालात उठाए गए। इस बारे में जो कोर्ट रिपोर्टर हैं बोल न्यूज़ के जुल्करनैन, वो हमारे साथ होंगे। इमरान वसीम भी हमें इस हवाले से आगाह करेंगे। तो जुल्करनैन से पहले बात कर लेते हैं, उनसे जानते हैं कि आज जुल्करनैन अहद चीमा केस में क्या सूरत हाल पेश आई है और अदालत ने इतनी बरहमी का इजहार किया है। देखिए, अहद चीमा 3 साल जैसा आपने बताया कि जेल में रहे थे, जिस केस में उसको नैब की जानिब से आज कहा गया, एक दरख्वास्त दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, अपील तो फिक्स हुई थी, उनकी ज़मानत मनसूखी की, तमाम नैब की जानिब से ये कहा गया कि अहद चीमा का सारा केस दोबारा इन्वेस्टिगेट किया गया है। असर नौ तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि ये सिरे से नैब का केस ही नहीं बनता। इसके ऊपर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि 3 साल आपने एक शख्स को जेल में रखा, दोबारा से उसकी इंक्वायरी की गई तो पता चला कि ये नैब का सिरे से केस ही नहीं बनता था। तो ये क्या तरीकाकार है, क्या नैब शरीफ लोगों के साथ और उन लोगों के साथ जिनके खिलाफ जुर्म साबित ही नहीं होता उनके साथ ये सलूक करता है। अब जो 3 साल उन्होंने जेल में गुजारे हैं उसका मुदावा कौन करेगा और कैसे करेगा। जजेस ने यहाँ तक ऑब्जर्वेशन दी कि क्यों ना हम इसका जुर्माना करें नैब को, और वो जो नैब के मुतलका अफसरान हैं उनसे इसकी वसूलियाँ करके, तो जो मुलजिम थे अहद चीमा जिनको अब खुद नैब बेकसूर करार दे रहा है उनको ये अदायगी की जाए। जैसे जमाल मंदोखेल ने कहा कि यहाँ तक कहा कि ऐसा भी होना चाहिए कि जो लोग नैब के मुकदमे में बरी हों तो बाकायदा वो नैब को सू कर सके, नैब के ऊपर मुकदमा कर सके कि उन्होंने उनके ऊपर जाली केस बनाया था, जिसके बायस नैब को कम से कम इतना पता चले कि वो लोगों के साथ कर क्या रहा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर का भी हवाला दिया जस्टिस अतहर मिनल्ला ने और कहा कि उन्होंने नैब के रवैये से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी और जब वो इंतकाल कर चुके थे उसके बाद अदालत से वो नैब के केस में बरी भी हो गए और ख़ुद नैब ने लिख कर दिया अदालत के अंदर कि वो बेकसूर थे। तो क्या ब्यूरोक्रेसी के साथ ये इस किस्म का रवैया अपनाया जाता है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने यह भी कहा कि परवेज़ मुशर्रफ ने नैब बनाया था सियासी इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन बदकिस्मती से पिछले कुछ अरसे में नैब ने अपने इक़दामात से ये बात साबित की है
कि वो वाकई में सियासी इंजीनियरिंग के लिए ही इस्तेमाल होता है। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा कि वो खुद नैब के क्योंकि प्रोसिक्यूटर रहे हैं वकालत के दौर में, उन्होंने कहा कि येलो रूम, ब्लू रूम और डार्क रूम जैसे कमरे नैब में बनाए गए हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सियासत करना है और कुछ भी नहीं, जहाँ पर मुल्जिमान को रखा जाता है उनकी कैटेगरी के हिसाब से। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि नैब जिनको गवाह के तौर पर सिर्फ बयान रिकॉर्ड करने के लिए बुलाता है उनके साथ भी नैब का रवैया अच्छा नहीं होता। चीफ जस्टिस ने कहा मेरे एक दोस्त हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो एक किसी इंक्वायरी में जिनके वो उनके किसी क्लाइंट की इंक्वायरी हो रही थी उस सिलसिले में उन्हें बतौर गवाह बुलाया गया था और बतौर गवाह चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे दोस्त को बुलाकर 5 घंटे नैब ने बिठाई रखा और फिर उनको कहा कि आप कल आइएगा, आपका बयान आज रिकॉर्ड नहीं हो सकता। गवाहान के साथ ये रवैया है तो मुल्जिमान के साथ क्या होगा। इस किस्म की काफ़ी सख्त ऑब्जर्वेशन अदालत की जानिब से दी गई थी जिसकी ये वजह थी तमाम जो अदालत ने बरहमी का इजहार किया नैब के ऊपर। नैब के प्रोसिक्यूटर बार बार कहते रहे कि मुझे नई हिदायत लेने का मौका दें, लेकिन अदालत ने उनकी बात नहीं मानी और अदालत ने कहा कि आपने जो हिदायत लेनी थी लेकर अदालत को लिख कर दे दिया है कि असर नो तफ्तीश में आहत चीमा जो हैं वो बेकसूर करार पाए हैं, तो मासूम लोगों के साथ और ब्यूरोक्रेसी के साथ इस किस्म का रवैया किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जस्टिस अतहर मिनल्लाह बार बार ये कहते रहे कि इस केस को हम एक मिसाल बनाएंगे नैब के लिए ताकि दोबारा किसी का इस तरीके से इस्तेसाल ना किया जा सके। ठीक है, हमारे साथ रहेगा जुल्करनैन इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद है। इमरान, आज जो कार्रवाई रही अदालत में और जो अदालत की ऑब्जर्वेशन थी और हुक्मनामा जो अदालत ने आज दिया है, अब जो मुस्तकबिल में नैब के केसेस हैं उस पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि नैब की कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ सियासतदानों के खिलाफ तो जारी हैं, हम देखते रहते हैं, तो एक रूटीन चीज़ बन चुकी है। देखिए, कोई असर नहीं पड़ेगा। ये रूटीन के रिमार्क्स हैं जो जज साहबान ने दिए हैं। आज के बाद ये जज साहबान रिमार्क्स देने वाले जो हैं बाकी केसेस की समाअत करेंगे। अल्लाह खैर सलाह, कुछ भी नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो आज नैब को मुरद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा था, जिस इदारे की तरफ से ये रिमार्क्स दिए जा रहे थे, वो इदारा खुद भी इस बात का जिम्मेदार है कि नैब जो सब कुछ माजी में करता रहा, ये जो आज जाकर रिमार्क्स दिए गए हैं, क्या जज साहबान को ये पहले मालूम नहीं था? आप पिछले 3.5 साल 4 साल का रिकॉर्ड निकाल के देखें, सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले मौजूद हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नैब के हवाले से ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं। जब उस वक्त ये तमाम ऑब्जर्वेशन दी जा रही थी तो उस वक्त इन बातों का क्यों नोटिस नहीं लिया गया? क्या जब आहत चीमा नैब की हिरासत में थे, क्या उस वक्त ब्यूरोक्रेसी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार नहीं किया गया था? क्या अखबारात में उनके साथ जो सलूक किया जा रहा था, जो उनके साथ सलूक रवा रखा जा रहा था, ये तमाम चीज़ें अखबारात में नहीं छप रही थी? सुप्रीम कोर्ट का एक PRO ऑफिस है जो डेली बेसिस के ऊपर इस किस्म की रिपोर्ट्स बना के नैब के हवाले से, अदालती केसेस के हवाले से बना के चीफ जस्टिस के चैम्बर में भिजवाता है। तो ये कुछ ढकी छिपी चीज़ नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट में आम मामूल की कार्रवाई है। हम वहाँ पे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे केसेस आते हैं कि एक मुल्ज़िम अदालत के सामने आता है कि मुझे गिरफ्तारी का खदशा है, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अदालत मुझे जमानत दे दे। उसमें होता क्या है, ये ज़रा सुनने की बात है। वो उसमें होता ये है कि वो जो जमानत लेने के लिए आता है कि मुझे गिरफ्तार न कर लिया जाए, उसकी पिटीशन वो तब समाअत के लिए फिक्स होती है। एक आम बंदे की बात हो रही है, जब उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, नीचे से वो बेल आफ्टर रेस्ट लेके फिर उसका ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर होता है और अदालत को वकला बताते हैं कि आपने गिरफ्तारी से पहले जमानत नहीं दी थी, मुल्ज़म नीचे गिरफ्तार हो गया और नीचे से उसको जमानत मिल चुकी है, तो लिहाजा आज ये मुकदमा सुनने की जरूरत बाकी नहीं रही। सही, बहुत शुक्रिया आपका जुल्करनैन और इमरान वसीम, हमें आगाह कर रहे थे आज कार्रवाई के हवाले से। तो आगे बढ़ते हैं जनाब खेल के मैदान की तरफ, और खेल के मैदान में हम बात करेंगे क्रिकेट की। कल जो मैच हुआ है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, इंतहाई दिलचस्प था और थोड़ा सा उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि जो सूरत हाल हमें 2022 में देखने में मिली थी, वही बॉलर, वही बैटर, वही आखिरी ओवर। जनाब इस सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, एजाज वसीम बाकरी। एजाज, शुक्रिया आपके वक्त का। एक इंतहाई दिलचस्प मैच था और ज़्यादा खुशी और इंटरेस्ट इस बात ने भी डेवलप कर दिया कि जो सूरत हाल 2022 में पेश आई थी, हूबहू वही बैटर, वही बॉलर, वही ओवर, सब कुछ कल रिपीट हो गया। तो आपके क्या जज्बात थे और शायकीन क्रिकेट के क्या जज्बात थे? देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो क्रिकेट की आपस की जो जंग है वो अब इंडिया पाकिस्तान के मैचेस के लेवल तक पहुंच चुकी है। उस जैसी तो नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है, जिसकी वजह से ये सिर्फ 2022 का जो आपने एशिया कप में नसीम शाह के 2 छक्के दिखाए, सिर्फ वो मैच हम क्रूशल मोमेंट में नहीं जीते हैं। 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप था, वहां पर आसिफ अली ने 1 ओवर में 4 छक्के लगा के पाकिस्तान को जितवाया, और 2019 के वर्ल्ड कप में लीड्स इंग्लैंड के अंदर भी पाकिस्तान टीम बड़ी मुश्किल सूरत हाल में थी, वहां वहाब रियाज ने छक्का लगा के पाकिस्तान को अफगानिस्तान के खिलाफ कामयाबी दिलाई थी। बारह नसीम शाह के बारे में कल
इफ्तिखार अहमद जो पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी हैं, उन्होंने कल बड़ी अच्छी बात की कि हमने नसीम को अफगानिस्तान के लिए रखा हुआ है, और अफगानिस्तान को जब भी जीत मिल रही होती है पाकिस्तान के खिलाफ तो नसीम शाह उसके आड़े आ जाते हैं। जैसे 2022 के अंदर नसीम ने फारूकी को 2 छक्के लगाए, कल भी फारूकी का वो सामना कर रहे थे। और देखें वो जो 2022 के नसीम शाह के 2 छक्के के बाद जो उसकी सेलिब्रेशन थी उसके अंदर अग्रेशन नजर आया था, क्योंकि आसिफ अली की वहां पर लड़ाई हुई थी। और कल भी शादाब खान नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े हुए थे, तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अगेंस्ट शादाब को कल अफगान खिलाड़ियों ने पहली गेंद, अभी बॉल भी नहीं हुई थी, वहां पर रन आउट कर दिया। तो वो भी नसीम के दिमाग में चल रहा था। और फिर हारिस रऊफ को जो 3 रन मिले और नसीम को फिर जो स्ट्राइक मिला, क्योंकि नसीम को बैटिंग की बेसिक्स का पता है। आज उन्होंने इंटरव्यू भी पीसीबी ने रिलीज किया नसीम शाह का, जहां वो ये कहते हैं कि मेरा अपना जो है वो जिस सिचुएशन में मैं जाके आजकल बैटिंग कर रहा हूं तो मेरे अपने, वो कहते हैं कि मुझे हार्ट अटैक का खुद खतरा महसूस होता है। तो देखने वालों की क्या हालत होगी, क्योंकि नसीम तो खुद उस सिचुएशन में मौजूद होता है। बिल्कुल नहीं, एक फनी क्लिप भी हमने देखा कि किसी ने उनसे सवाल किया नसीम शाह से कि इसमें आपका क्या प्रैक्टिस का कमाल है। उन्होंने कहा नहीं, मुखालिफ टीम के बॉलर्स का कमाल है कि मुझे वो मौका दे देते हैं छक्के लगाने का और मैं पाकिस्तान को मैच जितवा देता हूँ। नहीं, नसीम की बैटिंग बेसिक्स बहुत अच्छी हैं। नसीम क्योंकि है तो एक प्रॉपर बॉलर, लेकिन उनको बैटिंग की बेसिक्स का पता है। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी हुई है कि अफगानिस्तान ने कल के सेकंड T20 मैच में पाकिस्तान के खिलाफ तकरीबन 230 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की। हम 200 रन तक उनका पहला भी आउट नहीं कर सके। तो पाकिस्तानी टीम को थोड़ा रियलिटी चेक जरूर हुआ है। और फिर 300 टारगेट जो पाकिस्तान ने चेज किया वो भी आखिरी बाल तक जाकर पाकिस्तान ने चेज किया है। तो बाबर 11 को एशिया कप, क्योंकि एक हफ्ता रह गया शुरू होना है, तो बाबर 11 को कम से कम ये अदराक हो गया है कि उनकी गलतियां कहां पर है। मैच इतनी लेट जाके पाकिस्तान कैसे जीता है। तो रियलिटी चेक पाकिस्तानी टीम के लिए जरूरी था, और ये चीज पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एशिया कप और वर्ल्ड कप में फायदा देगी, क्योंकि लगातार T20 क्रिकेट खेलने के बाद अब जब से 50 ओवर मैचेस पाकिस्तान ने खेलना शुरू किए हैं तो पाकिस्तान की टीम थोड़ी स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसी तरह के क्रूशियल मैचेस में टीम ऐसे अगर परफॉर्म करती रही तो एशिया कप में पाकिस्तान टीम अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेगा और अपनी गलतियों से सीखेगा। अच्छा, जैसे आपने कहा कि एक अपकमिंग टीम थी किसी जमाने में अफगानिस्तान की, लेकिन जिस तेजी से उन्होंने इम्प्रूव किया है और जिस तरह से वो टफ टाइम देते हैं ऑन ग्राउंड, ये वाकई उनकी तो बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन पाकिस्तानी टीम को भी कल अपनी बहुत सी वीकनेसेस समझ आई होंगी। बीइंग अ स्पोर्ट्स रिपोर्टर एंड एनालिस्ट, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को अभी अपने किन किन एंड्स पर काम करने की जरूरत है? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अपना जो मिडिल ऑर्डर है वहां पर थोड़ा काम करने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी टीम के अंदर साउथ शकील को भी सिलेक्ट किया हुआ है, अब्दुल्ला शफीक को भी सिलेक्ट किया हुआ है, इफ्तिखार भी खेलते हैं, सुलेमान अली आगा भी खेलते हैं। ऊपर के नंबर पाकिस्तानी टीम के सेट हो चुके हैं। ओपनर फखर जमान और इमामुल हक ये अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। नंबर 3 पे बाबर आजम जाते हैं, वो भी अच्छी मुस्तनद बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद नंबर 4 पे रिजवान है, 5, 6 और जो 7 नंबर पे पाकिस्तान ने बैटिंग करनी है। अगर पाकिस्तान इसको ठीक कर लेता है तो टीम पाकिस्तान की मजबूत हो जाएगी। और फिर एशियन कंडीशन के अंदर एशिया कप है, एशियन कंडीशन के अंदर वर्ल्ड कप है, तो टीम काफी कुछ सीख सकती है आज जो कल जो आखिरी मैच खेला जा रहा है उससे भी। बहुत शुक्रिया एजाज वसीम बाकरी, आपने अपना दिया। नाज़रीन, बात करते हैं कानपुर की, जहां पर अदविया की ना सिर्फ किल्लत का भी सामना है बल्कि महंगाई से तो पूरा मुल्क, तमाम तर अवाम ही मुतासिर है और कानपुर में भी यही सूरत हाल है। हबोल न्यूज़ के नुमाइंदा राना नईम हमारे साथ है, उनसे सूरत हाल पर जानते हैं। बताइएगा नईम। मुल्क में महंगाई का तूफान बरपा है। तमाम अशिया खुर्दनोश महंगी होने के बाद अब जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में होशरबा इजाफा हो गया है। मकामी शहरी एक मेडिकल स्टोर पर मौजूद है, मजीद इनसे बात करते हैं कि अद्वियात खरीदने में इन्हें किन दुश्वारी का सामना। जी सर। और जो दवाइयाँ हैं इंतहाई गरीब लोगों के और आम शहरी के अप्रोच से बिल्कुल बाहर हो गई हैं। बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें, ज़िंदगी बचाओ वाली अद्वियात जो हैं बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। उनमें जो आती हैं ये कंपनियां बैठ के खुद ब खुद उनके रेट बढ़ा लेती हैं। जब भी पेट्रोल को 10 रुपए जब वो होता है तो दवाइयों के ऑटोमेटिक, जिनका उनसे कोई ताल्लुक वजह वास्ता नहीं होता। हाँ बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। इनका यही भी कहना था कि जो अद्वियात खरीदने से जो है ना सख्त परेशान है, क्योंकि पहले भी जो आटा, पेट्रोल, बिजली वो महंगी हो चुकी है, उनसे भी परेशान थे। तो शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया। राना नहीं कर रहे थे। आज की ताज़ा खबर में हमने कोशिश की कि ना सिर्फ ताज़ा खबरें आप तक पहुँचाई जाएँ बल्कि उन पर एनालिसिस भी आप तक पहुँचाया जा सके। कल दोबारा कुछ मज़ीद ताज़ा खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।